एक शेयर जो और इस वक्त दिन के हाई पे चल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो है येस बैंक। सर्वेंद्र जी, आपके कोई व्यू उस पर? नहीं, आई थिंक स्टॉक अच्छा ही लग रहा है। स्लो थोड़ा सा मूवर है और अटका हुआ है लास्ट 15-20 दिनों में, नैरो रेंजेस बनाता है बट है अपनी लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास। तो ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं। मोमेंटम गेन करना इसके लिए थोड़ा सा बाकी है बट मेरा मानना यह है कि 230-240 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स इसको हैं और ऊपर में अगर आप टारगेट्स लेके चले तो आई थिंक 270-275 तक भी ये जाएगा। स्लो मूवर है बट डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड है जी। वैसे प्रदीप जी, अगर HDFC बैंक चल रहा हो दिन के रिकॉर्ड हाई पे और ICICI बैंक रिकॉर्ड मान लीजिए दिन के हाई पे हो तो फिर क्या चिंता करनी चाहिए बैंक? बिल्कुल हरगिज नहीं। और आज सुबह इनफैक्ट देखिए, कल भी हमने आखिरी सौदा में ये बात कही थी कि दिन के हाईज वाले लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो कल के निफ्टी बैंक के लिहाज से जो अहम लेवल बनते थे वो 29,330 के आसपास बनते थे। तो आज सुबह जैसे ही उस लेवल के ऊपर आए, करीब 29,370 पे पहला सौदा में हमने पहली बार निफ्टी बैंक में तेजी का कॉल दिया था और इमीडिएट टारगेट 29,500 के सुझाए थे, जो पहले घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही हासिल होते हुए नजर आए। और अब देखिए जैसे ही वो लेवल पार हुए हैं तो दूसरे 200-250 पॉइंट की कमाई तेज रफ्तार से होती हुई। प्रकाश जी, प्योर स्पेकुलेशन या क्या हो रहा है? आई थिंक जिस प्रकार से IBC के रेजोल्यूशन का फायदा लोगों को अब हो दिख रहा है और उसका आंकलन होने लगा है, आंकड़ों में कन्वर्ट होने लगा है। देखिए, जेट एयरवेज में 1500 करोड़ की लागत लगी, SBI ने पहल की, फिर भी आज SBI 2.5-3% ऊपर है। ये आपको क्या बता रहा है कि कॉन्फिडेंस इज एट अ मेजरली हाई लेवल कि भाई जो चीज सुधर रही है उसमें से बैंकों को जो फायदा होना है वो जरूर होगा। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अप्रैल 6 नजदीक आएगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट कट का जो माहौल है और ये जो ग्लोबल रिसेशन की हवा चली है और फेड ने जिस हिसाब से अपनी एक पलटी मारी कि हम लोग इस बार अब कई वो नहीं करेंगे, उल्टा रेट घटाने की बात भी होने लगी कई जगह पे। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा डिस्काउंट करें और रियलिस्टिकली देखा जाए तो जहां जहां गुंजाइश है वहां रेट कट अनाउंस जरूर होगा। तो आई वुड बी सरप्राइज कि ये 25 का 50 तक की भी जो उम्मीदें हैं वो बनने लगे। और ये बैंक जो रैली कर रही हैं ये सब उस लिहाज से है कि इनको सबको फायदा होगा। हाउसिंग में आपको फायदा होने लगा, NBFC क्राइसिस एक टल गया, समझिए वैसी दिशा हो गई। और आपको जो IBC और NCLT वाले केसेस है वहां पे रेजोल्यूशन जो है बहुत तेज रफ्तार से दिख रहा है। सो जो बड़े बैंक्स हैं उनको जो फायदा होगा उसके बाद ये कैस्केड होते हुए छोटे बैंक्स तक भी जाएगा। और OBC का जैसे आपने कहा, ये सब अंडर ओन्ड बैंक्स हैं। OBC हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, तो यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा रहती है फॉर क्रिएटिंग दैट डेल्टा। तो आई वुड वॉच SBI वेरी क्लोजली। ये सारे समूह में जो 4-5 ऑफकोर्स उसकी वेटेज इतनी नहीं बची है इस वजह से वो, लेकिन वो अभी निफ्टी का बैंकिंग में टॉप गेनर है जी। सो उसको अगर आप देखें तो जिस टाइप की मूव उसमें आई है और जो शॉर्ट कवरिंग अब आएगी उससे ये 315-320 तक भी अगर जाता है, विच इज रिसेंट हाइज, मतलब जो पिछले दौर के हाइज है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस जो है ये सारा वापस बहुत बढ़िया बढ़ेगा। एक चीज मुझे नजर आ रही है, बॉन्ड प्राइसेस में एक डिप दिखाई दिया है। जो आप रेट्स की बात कर रहे थे आज के ट्रेड में, ना केवल सरकारी बॉन्ड, अगर वो 10 साल का बॉन्ड हम दिखा पाए, उसके अलावा जो इस समय मैं अपडेट देख पा रहा हूं, जो प्राइवेट बॉन्ड्स के डील हुए हैं इंटरबैंक रेपो मार्केट में, हर तरफ रेट्स में एक गिरावट आई है और वो ये सिग्नल कर रहा है। आज दरअसल हमें बोरोइंग कैलेंडर का इंतजार है और शायद बाजार कुछ इसको प्रीएम्प्ट कर रहा है। US नहीं भाई साहब, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत के 10 साल का बॉन्ड दिखाइए, US के यील्ड तो खैर हमें राहत दे ही रहे हैं। तो इस पर खास तौर पे हमारा फोकस बना हुआ है और बॉन्ड मार्केट की वो रिलीफ का इंपैक्ट आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं शेयर बाजार में भी। निफ्टी बैंक जो इस समय दिन के हाइस पर अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेंसेक्स, निफ्टी और पॉलिटिक्स की। तो चुनाव से पहले गरीबों को लुभाने की होड़ मची है। मोदी सरकार ने बजट में गरीबों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया था, जो खास तौर पे किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए था। और अब ये योजना शुरू भी कर दी गई है, लोगों के अकाउंट में पैसे आने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को इस वादे से कितना फायदा मिलेगा, क्या चुनाव में वो बड़ा उलटफेर कर पाएगी, और सवाल ये भी है कि ये योजना कितनी व्यावहारिक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार TCA श्रीनिवास राघवन साहब जुड़ रहे हैं। मिस्टर राघवन, स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला आपने। आप कैसे देखते हैं इसको? काफी बड़ी, काफी एम्बिशियस योजना है और जिस तरह से इसका जवाब आ रहा है तो लोग यही कह रहे हैं कि वादा तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पूरा करने लायक नहीं है। आपका अपना क्या असेसमेंट है?
देखिए, इस तरह की चीज़ों को तीन तरीके हैं देखने के। एक होता है सोशल, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। अगर इकोनॉमिक नज़रिए से देखें तो मोटा सवाल जो आता है कि इसके लिए पैसे कहाँ हैं, कैसे आप निकालेंगे पैसे। तो जब तक उसका कोई जवाब नहीं आता है कि इसके लिए जो 3.5 लाख करोड़ की जो बात हो रही है अभी, ये पैसे कहाँ से आएंगे, तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल। तो वो तो जाहिर है, उन्होंने 6,000 रुपये महीने का कहा, इन्होंने 6,000 रुपये साल का कहा बीजेपी, तो इन्हें 6,000 रुपये महीने का कह रहे हैं। तो देयर इज़ अ क्लियर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह से लोग इनको वोट देंगे वो पता नहीं मुझे, वो तो बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तीसरी रही बात सोशल। सोशल व्यू से देखा जाए तो ये पैसा देना चाहिए, क्योंकि अपने कंट्री में इतने गरीब लोग हैं जिनके पास में कोई जरिया नहीं है खाना भी खरीदने का। तो ये तो डिपेंड करेगा आप सोशियोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं कि इकोनॉमिस्ट हैं या मार्केट के हैं या बिजनेसमैन हैं। क्योंकि बिजनेसमैन को अब फिक्र लगेगी शायद टैक्सेस बढ़ जाएं, सबको फिक्र लगेगी कि शायद टैक्सेस बढ़ेंगी अगर ये लोग जीतेंगे तो, कांग्रेस वाले। सो माय नेट ओपिनियन मेरा ये है कि ये अभी जल्दी है, अभी होने दीजिए इलेक्शन, देखेंगे उसके बाद में ये सब सवाल उठेंगे। पर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से यस, ये देना चाहिए। जी चलिए, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देना चाहिए। राघवन साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये जो अमाउंट है लगभग 2% है हमारे जीडीपी के, जो कि 1 लाख करोड़ है, 180 लाख करोड़ है। मेरा ये मानना था कि इसको फंड करने के लिए आपके हिसाब से कितना टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वो है तो इसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो टैक्स रेट उतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डैम्पन हुई है, प्राइसेस बहुत डैम्पन है। शायद इन्फ्लेशन इन्होंने ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा कम कर दिया है। ये करीब 4-5% तक रहता तो ये नौबत नहीं आती कि आप फार्मर्स के जेब में पैसा नहीं होता। आप सोच के देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर्स के जेब में पैसा नहीं है। देयर आर वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन के पास में है, पर वो घबराते हैं खर्च करने में, क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो उनके इनकम्स में बढ़ोतरी हुई है वो बहुत छोटी हुई है, तो उसकी वजह से भी लोग डरते हैं खर्च करने में। तो ये एक तरीका है लोगों के जेब में पैसा डालने का, और उससे कैसे पॉलिटिकल बेनिफिट डिराइव किया जाए। पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर जगह होता है। अलग अलग मुल्क में अलग अलग तरीके से यही चीज़ की जाती है। फंडिंग का इसलिए यह है कि पहले 3-4-5 साल में इस टैक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं काफ़ी 2-3 महीने से यही लिख रहा हूँ कि अब कंट्री में एक सिचुएशन आ गई है जब बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं और टैक्स करके भी वो पैसा जुटा नहीं सकते हैं। अब जीएसटी का एक्सपेक्टेशन था कि इसकी वजह से रेवेन्यूज़ बढ़ेंगी, पर जितनी बढ़नी चाहिए तो वो बढ़ी नहीं। तो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी पड़ेगी, और इसकी वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में वो बढ़ता है तो अच्छा होगा। दैट विल बी काउंटरएक्टेड बाय एन इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। पर अभी इन्फ्लेशन इतना लो है कि 2-3% बढ़ जाए तो इससे सिर्फ फार्मर्स को फायदा होगा और उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। राघवन साहब, तो इन्होंने जो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ राघवन साहब, मेरा प्रश्न ये था कि क्या ये कांग्रेस के तर्कश में आखिरी तीर है, जिस हिसाब से उन्होंने ये एक स्कीम निकाली है कि भाई किस तरीके से मोदी साहब को काउंटर किया जाए। उनके जो बालाकोट की स्ट्राइक के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लगता है कि इलेक्शन वो इस वक्त बाजी मार ही लेंगे। आपको लगता है ये कांग्रेस के तर्कश में आखिरी तीर है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद शायद उनके पास कुछ ना बचे? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब सवाल उसमें ये उठता है क्रेडिबिलिटी का
कि वोटर जो है वो तो ये पूछेगा कि पहले भी आप लोगों ने इस तरह की बातें की थी, मोदी जी ने बात की थी 15 लाख की हर अकाउंट में उस तरह की। तो इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, और अब ये देखना होगा कि वोटर इसको महज एक जुमला मानता है कि सीरियसली लेता है। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि वोटर्स इससे कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले बहुत बारी उनका इस तरह से बुद्धू बनाया गया है। वो कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं वो देखो चिड़िया उड़ रही है, उस तरह की ये कहानी करके वो इसको डिसमिस कर देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। टीसी श्रीनिवास राघवन साहब की ये राय यहाँ पर इस एम्बिशियस योजना पे। और सबसे बड़ी बात चुनाव के होने तक पहले तो यही है कि क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, लोग भरोसा कितना करेंगे, क्या इस वादे को लोग सचमुच में लेंगे, इसको हकीकत होने की उम्मीद करेंगे और उसकी वजह से ये वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उसके बाद अगर सरकार बनती है तो फिर ये मुद्दा होगा कि फाइनेंसिंग कैसे, कौन से रास्ते, कहाँ सब्सिडी काटेंगे। लेकिन इस बीच बाजार में जबरदस्त तेजी बनी हुई है और निफ्टी बैंक एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी इस समय आपकी स्क्रीन पर है 11,471 के लेवल, दिन के हाईस पर इस समय ये ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक। अब देखिए 29,800 के लेवल के पार जाने के बाद अब दिन के हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक मैसेज इस समय वीरू ने भेजा है तो वो अपडेट आपको दे देते हैं। डायरेक्टर साहब 11,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेकर आइएगा। कल पहला सौदा में 21 रुपए पर ये ऑप्शन खरीदने की राय गिरते बाजार में वीरू ने दी थी और जैसे कि आज सुबह वो कह रहे थे उसके बाद तो ये 10-12 रुपए तक गिरा, 15 पर बंद हुआ, लेकिन आज फाइनली 51 रुपए आपको देकर जा रहा है। इस समय 48 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो ये पैसे आपके तकरीबन 2.5 गुना होते हुए नजर आए हैं। अगर कल आपने ये ट्रेड किया और कल आप नुकसान से घबराए नहीं और इस पोजीशन पर बैठे रहे तो एक शानदार कॉल। तो टारगेट अचीव, इसकी मोहर लगाइए। और इस बीच बैंकिंग में जो तेजी देखने को मिली है उस पर एक स्टॉक तुरंत आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, वो है बजाज फाइनेंस का, जिसमें मैं देख रहा हूं पिछले आधे पौने घंटे से जब से ये निफ्टी चला है सबसे तगड़ा मोमेंटम वही बना है। इस पर एक बार नजर डालिए शुभम, क्या इस समय एक ट्रेड बनता है दिन के हाईस पर बजाज फाइनेंस, क्या करेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पे अगर देखें तो बजाज फाइनेंस में जो 3-4 दिनों का एक टेम्पररी पुल बैक हुआ था, उसके बाद जाकर के एक ये स्ट्रांग मूव वहां पे देखने को मिला है। तो जनरली इस तरह का अगर कोई पुल बैक देखने को मिलता है तो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे काम करता है और उसके बाद का जो ब्रेकआउट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रीवियस हाई के पार निकलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट 3,000 तक का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं और जो लॉन्ग ट्रेड होगा उसका स्टॉप लॉस अब 2900 पे मेंटेन किया जा सकता है। तो यहां से भी और 70-75 रुपए का अपसाइड मुझे लगता है कि और देखने को मिलेगा। तो 3,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस को खरीदने की सलाह होगी।